1221 ईस्वी। सिंधु नदी का किनारा। एक तरफ दुनिया का सबसे खूंखार विजेता चंगेज खान खड़ा था। उसकी मंगोल फौज, जिसने ईरान से लेकर मध्य एशिया तक के साम्राज्यों को कुछ ही महीनों में राख कर दिया था, अब भारत के द्वार पर थी। दूसरी तरफ दिल्ली का सुल्तान इल्तुतमिश अपनी सत्ता को बचाने के लिए सांसें थामे बैठा था। चंगेज खान के पास भारत को जीतने का पूरा मौका था। दिल्ली सल्तनत के पास उसे रोकने की कोई बड़ी सैन्य ताकत नहीं थी। फिर भी दुनिया को रौंदने वाला यह तूफान भारत की सीमा पर आकर अचानक शांत हो गया। यह कोई दैवीय चमत्कार नहीं था। तो आखिर ऐसा क्या था जिसने इतिहास की सबसे विनाशकारी मशीन को दिल्ली के तख्त तक पहुंचने से रोक दिया? कहानी शुरू होती है जलालुद्दीन ख्वारिज्म से। चंगेज खान एक शिकारी की तरह उसका पीछा कर रहा था। जलालुद्दीन अपनी जान बचाते हुए सिंधु नदी के तट तक पहुंच गया। चंगेज खान की सेना उसके बिल्कुल पीछे थी। इतिहासकार बताते हैं कि अगर चंगेज खान चाहता तो उसी वक्त अपनी पूरी फौज के साथ सिंधु नदी पार करके दिल्ली की ओर कूच कर सकता था, लेकिन चंगेज खान वहां रुक गया। उसने अपने कुछ दूतों को इल्तुतमिश के पास भेजा, लेकिन फिर वह अपनी सेना को लेकर वापस मुड़ गया। सवाल यह है कि उसने ऐसा क्यों किया? अक्सर यह कहा जाता है कि चंगेज खान भारत की भीषण गर्मी से डर गया था, लेकिन यह सिर्फ एक लोक कथा है। जिस मंगोल सेना ने गोबी के रेगिस्तान और मध्य एशिया के बर्फीले तूफानों को मात दी हो, वह भारत की गर्मी से नहीं डर सकती थी। चंगेज खान के पीछे हटने के पीछे का कारण सैन्य और कूटनीतिक था। चंगेज खान की सफलता का राज उसकी रसद यानी लॉजिस्टिक्स और उसके घोड़ों की गति थी। उसे युद्ध जीतने के लिए खुले मैदानों की जरूरत होती थी, जहां उसके घुड़सवार तीरंदाज दुश्मन को घेर सकें। लेकिन सिंधु नदी के पार का इलाका, जो उस समय पंजाब और ऊपरी गंगा का मैदान था, मंगोलों के युद्ध कौशल के लिए बहुत चुनौतीपूर्ण था। हिमालय की दुर्गम पहाड़ियां और घने जंगल मंगोल घुड़सवारों की गति को धीमा कर देते। मंगोल सेना की पूरी ताकत उनके घोड़ों पर टिकी थी। भारत के उस समय के भौगोलिक हालात, जहां नदियां और दलदली इलाके बहुत थे, मंगोलों की युद्ध रणनीति के लिए मुफीद नहीं थे। चंगेज खान एक व्यावहारिक रणनीतिकार था। उसे पता था कि अपनी सेना को किसी ऐसे इलाके में झोंकना जहां रसद पहुंचाना मुश्किल हो और जहां उसकी सेना फंस जाए, एक बड़ी गलती साबित हो सकती है। वह भारत को जीतने के लिए अपनी सेना को जोखिम में नहीं डालना चाहता था, क्योंकि उसे वापस मंगोलिया की ओर देखना था, जहां सत्ता का संघर्ष कभी खत्म नहीं होता था। इधर दिल्ली में इल्तुतमिश ने बेहद चतुराई दिखाई। जब जलालुद्दीन ने इल्तुतमिश से मदद मांगी, तो सुल्तान ने उसे शरण देने से इनकार कर दिया। इल्तुतमिश जानता था कि अगर उसने जलालुद्दीन को पनाह दी, तो चंगेज खान के पास भारत पर हमला करने का एक ठोस बहाना मिल जाएगा। इल्तुतमिश ने जलालुद्दीन के दूतों को चुपके से मरवा दिया और चंगेज खान को संदेश भेज दिया कि वह मंगोलों का दुश्मन नहीं है। इल्तुतमिश की इस कूटनीति ने चंगेज खान को भारत पर आक्रमण करने का कोई राजनीतिक कारण नहीं दिया। कुछ इतिहासकार यह भी मानते हैं कि चंगेज खान की नजर में भारत उस समय एक डेडन था। उसे भारत के खजाने से ज्यादा मध्य एशिया और चीन के व्यापारिक मार्गों में दिलचस्पी थी। चंगेज खान के लिए जलालुद्दीन का खात्मा ही असली लक्ष्य था। जैसे ही जलालुद्दीन सिंधु पार कर भारत के भीतर चला गया, चंगेज खान ने उसे अपना प्राथमिक खतरा नहीं माना। उसने अपनी सेना को वापस मोड़ लिया, क्योंकि उसे लगा कि भारत को जीतने की कीमत उसके फायदे से कहीं ज्यादा बड़ी होगी। अगर उस समय चंगेज खान भारत में दाखिल हो जाता, तो दिल्ली सल्तनत का खात्मा निश्चित था। उस समय भारत में कोई ऐसी एकजुट शक्ति नहीं थी जो मंगोलों के स्कॉच्ड अर्थ यानी जलती हुई जमीन की नीति का सामना कर पाती। आज हम जो भारत का इतिहास देखते हैं, वह पूरी तरह से बदल गया होता। चंगेज खान का भारत न आना किसी एक घटना का नतीजा नहीं था, बल्कि यह भूगोल, कूटनीति और समय का एक ऐसा मेल था जिसने भारत को विनाश से बचा लिया। इतिहास के पन्नों में यह पल एक बड़े व्हाट इफ के तौर पर दर्ज है।
क्या चंगेज खान की यह सोची समझी वापसी भारत के लिए वरदान साबित हुई, या फिर यह सिर्फ एक विजेता का ठंडा आकलन था जिसने उसे भारत में घुसने से रोका? अगर इल्तुतमिश ने जलालुद्दीन को शरण दी होती तो क्या चंगेज खान भारत पर जरूर हमला करता? यह सवाल आज भी इतिहासकारों के बीच चर्चा का विषय है। ऐसे ही इतिहास के अनसुलझे रहस्यों को बारीकी से समझने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें।